या लॉन्चिंग व्हीकल को सीधे उस प्लेनेट की ओर को नहीं भेजा जाता। अगर ऐसा करेंगे तो वो जो रॉकेट या व्हीकल है वो उसकी सतह पर जाके टकरा जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। हमें ब्लास्ट नहीं करना है, हमें तो वहां पर रिसर्च करनी है। हेलो माय डियर, आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में 42 दिन का समय लगा। ऐसा क्यों? जबकि नासा का जो एक मिशन था, प्लूटो मिशन न्यू हॉराइजन्स, उसको कुल 8.5 घंटे का समय लगा चंद्रमा तक की दूरी तय करने में। और देखा जाए तो जो अपोलो 11 मिशन था, जिसके द्वारा 3 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था, उसने कुल 4 दिन का समय लिया था चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में। तो इसे चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह है पृथ्वी। पृथ्वी से किसी भी सैटेलाइट को या लॉन्चिंग व्हीकल को सीधे उस प्लेनेट की ओर को नहीं भेजा जाता। अगर ऐसा करेंगे तो वो जो रॉकेट या व्हीकल है वो उसकी सतह पर जाके टकरा जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। हमें ब्लास्ट नहीं करना है, हमें तो वहां पर रिसर्च करनी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पृथ्वी की सतह से जो भी रॉकेट भेजा जाएगा वो सीधे उस प्लेनेट की ऑर्बिट की ओर को डायरेक्टेड करते हुए छोड़ा जाता है। अब चूंकि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत होती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए जो रॉकेट है या व्हीकल है उसकी पेलोड क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। तो ज़्यादा पेलोड होगा तो ज़्यादा ईंधन लेके जा सकेगा। ऐसे रॉकेट या व्हीकल अभी भारत के पास या इसरो के पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत या जो विकासशील देश वो क्या करते हैं, वो 2 प्लेनेटों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका लाभ उठाते हैं और जो व्हीकल है या जो रॉकेट है उसको अपनी ऑर्बिट में और दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट में घुमा घुमा के ही प्रक्षेपित यान को किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। यह है पृथ्वी। पृथ्वी से 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक कक्षा है जिसको हम कहते हैं भू स्थिर कक्षा। यहाँ पे ज्यादातर संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो करता है। तो इसरो इसका अभ्यस्त है। तो इसरो ने क्या किया, अपने जो चंद्रयान 3 को पहले 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा पर भेजा। अब इस कक्षा में जैसे ही वो यान पहुंचा तो पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो एक अंडाकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करने लगा बिना ऊर्जा खर्च किए। हाँ, ये इतना जरूर है कि जब पृथ्वी की सतह से उसको उस कक्षा में भेजा गया था तब इग्निशन किया गया था और बहुत ज्यादा ईंधन जलाया गया था। अब जैसे ही वो दीर्घवृत्ताकार पथ की इस स्थिति में आ जाता है तो यहाँ पे उसकी गति बहुत अधिक हो जाती है। अब इसी का फायदा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजना होता है तो इससे यहाँ तक भेजने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इग्निशन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की खपत होती है। अब ये दूरी जो है अधिक है और जैसे जैसे वो इस स्थिति की ओर को आता है तो ये दूरी कम होती जाती है। तो यहाँ पे आते आते उसकी दूरी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ही एनर्जी की खपत होती है और उसको इग्निशन करके थोड़ा सा उसको एंगल देकर वो सैटेलाइट को या लॉन्चिंग व्हीकल को दूसरी ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर दिया जाता है। और जैसे ही दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है तो वो फिर से चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बिना एनर्जी खर्च किए हुए दूसरी कक्षा में घूमने लगता है। फिर से जब दूसरी कक्षा में घूमते घूमते वो इस स्थिति में आ जाता है तो यहाँ से फिर उसको तीसरी कक्षा में भेजा जाता है, क्योंकि तीसरी कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच में दूरी यहाँ तक आते आते कम हो जाती है। तो इसी का फायदा उठाया जाता है। और ऐसे करते करते इस बार इन्होंने चंद्रयान 3 को 5वीं कक्षा तक भेजा। 5वीं कक्षा के बाद, क्योंकि ये अभी सिर्फ पृथ्वी की कक्षाएं, अभी ये चंद्रमा की कक्षाओं में नहीं पहुंचा था, तो पृथ्वी की कक्षा 5वीं कक्षा में जैसे पहुंचा उसके बाद उसको इतना अधिक गति दी कि जो उसकी गति है वो पलायन वेग से अधिक हो जाए, पृथ्वी पर जो पलायन वेग है उससे अधिक गति हो जाए और उसके बाद वो फिर पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की कक्षा की ओर को चला गया। फिर वो चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करने लगा। फिर वहां भी इसी तरह की प्रक्रियाएं कराई गई और इसीलिए कुल 42 दिन का समय चंद्रयान 3 ने लिया चंद्रमा की सतह पर उतरने में। थैंक यू।